हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम शिवम पांडे, कॉमर्स क्लब से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर फर्स्ट, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे: एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ठीक है। ट्रेड में मोस्टली एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो ये हैंड रिटन नोट्स है, आप लोग चाहोगे तो आप लोग अपने खुद के पढ़ने के लिए नोट्स बना सकते हो। तो देखते रहो। ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या होता था कॉलोनियल पीरियड। जब कॉलोनियल रूल जानते हो, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के होने के बाद कॉलोनियल रूल स्टार्ट हो गया था इंडिया में। ठीक है। जिसमें कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन हुआ। मतलब क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स होते थे वो इंडिया में रूल करते थे। ठीक है। जो कि उनका मेन मकसद होता था कि अपने होमलैंड ब्रिटेन को आगे बढ़ाना। ठीक है। इंडिया को वो एक कॉलोनी के रूप में यूज़ करते थे। ठीक है ना। तो जो भी डेवलपमेंट करते थे वो अपने अपने मतलब अपने अपने लिए वो करते थे, अपने ब्रिटेन के लिए करते थे। इंडिया के लिए वो कुछ नहीं करते थे, बस इंडिया को एक्सप्लॉइट करते थे। ठीक है ना। तो कॉलोनियल पीरियड कब से स्टार्ट हुआ? 1757 से बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट हुआ था। लगभग 2 साल तक ये अपना अपना मतलब इंडिया को एक्सप्लॉइट किए थे। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ, मतलब क्या क्या उस समय परेशानियां थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए किया गया था। ठीक है। तो उस समय लैंड रिवेन्यू सिस्टम यानी ज़मींदारी सिस्टम लगाया, मतलब लागू किया था उसमें। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई किसान है वो अपनी लैंड पे कुछ भी उगाएगा तो उसका कुछ परसेंटेज ज़मींदार को देगा। ठीक है। ज़मींदार उसको ब्रिटिशर को देंगे। ठीक है। तो इसी को ज़मींदारी सिस्टम कहा गया। मतलब कि एक तरह का वो एक किसानों के लिए एक्सपेंस के रूप में होता था, जो कि वो ब्रिटिशर्स मतलब ज़मींदार को देंगे अपने अपने प्रोडक्शन मतलब अपने उगाए हुए फसलों का कुछ हिस्सा। उसे ज़मींदारी सिस्टम कहा गया। ठीक है। मतलब ये सब एक प्रॉब्लम थी उस समय के किसानों में कि कौन कौन सी प्रॉब्लम होती थी। ठीक है। दूसरा, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसका मतलब ये होता था कि जो ब्रिटिशर्स होते थे वो इंडिया के एग्रीकल्चर को कॉमर्शियलाइज बना दिए थे, मतलब एक पैसा कमाने का धंधा बना दिए थे। फूड क्रॉप्स की जगह वो सब कैश क्रॉप उगाते थे, जिससे कि जो सॉइल की फर्टिलिटी होती थी वो बहुत ही ख़राब होने लगी थी। ठीक है ना। उसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं था, जैसे कि हैंडपम्प, ट्यूल, उसके बाद वेल, ये सब नहीं थे, जिससे कि प्रोडक्टिविटी जो सॉइल की थी वो बहुत ही कम होने लगी थी। ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ फर्टिलाइज़र, इन सब की कमी की वजह से प्रोडक्टिविटी जो थी वो लो थी। ठीक है। उसके बाद इंडिया जो था वो एग्रेरियन इकोनॉमी था। ठीक है ना। इंडिया क्या था? एक एग्रेरियन इकोनॉमी था, यानी कृषि प्रधान देश था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, इंडिया को कमर्शियलाइज़ किया, मतलब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया, उससे प्रोडक्टिविटी कम होने लगी, जिससे कि इंडिया पीछे होता गया अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है ना। उसके बाद उस समय सिर्फ कैसी फार्मिंग होने लगी थी, सबसे मतलब ब्रिटिशर्स के पहले इंडिया में सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती थी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये होता है कि हम लोग इतना प्रोडक्शन मतलब खेत से इतना अनाज होता था जो कि खुद के कंजम्पशन और कुछ थोड़ा मोड़ा बाज़ार में बेचने के लिए हो जाता था, उसको हम लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है। तो उस समय इंडिया में यही था। लेकिन ब्रिटिशर के आने के बाद कमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग भी स्टार्ट हो गया इंडिया में। उसके बाद आपका इंडस्ट्री सेक्टर में कॉलोनियल रूल का क्या मतलब ड्रॉबैक्स था, मतलब क्या खराब, मतलब क्या प्रॉब्लम आई कि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी पीछे हो गया। तो जो इंडिया का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री सेक्टर में जिसका योगदान था वो था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो सबसे पहले उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया। ठीक है ना।
जैसे कि मोर ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो लोग थे वो मोस्टली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, लेकिन जो था इतना वो पॉपुलर था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कि उसको ब्रिटिशर्स ने उसको एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगा के, उसके बाद इम्पोर्ट पे ड्यूटी फ्री करके उन्होंने इतना एक्सप्लॉइट किया कि इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो हैंडीक्राफ्ट था वो भी मतलब गिरते चला गया, मतलब डिक्रीइंग होने लगा उसका भी। जब भी कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर से हैंडीक्राफ्ट का सामान एक्सपोर्ट किया जाता था तो उस पर हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देते थे, ठीक है, जिससे कि जो कॉस्ट होता था बनाने का वो बढ़ जाता था। फिर से इंडस्ट्री सेक्टर वाले हैंडीक्राफ्ट जो उसके मालिक होते थे उनको अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करने में बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट लगाना पड़ता था, जिससे कि ये बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय है, मतलब डिकेइंग होने लगा, मतलब गिरने लगा इसका शेयर। उसके बाद इंटरनल ट्रेड, मतलब कि कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंटरनल ट्रेड में क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेटरी ऑफ टैरिफ पॉलिसी। इसका मतलब जो टैक्सेस का पॉलिसी था वो ब्रिटिशर्स द्वारा अलग कर दिए गए थे। जैसे कि इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाते थे तो कम टैक्स, मतलब कम टैक्स नहीं, मतलब बिना टैक्स के रॉ मटेरियल जाया करता था, और अगर वहाँ से फिनिश गुड्स आता था तो उसको भी फ्री में इंपोर्ट कराते थे इंडिया में, और यहाँ से कुछ जाता था तो ज़्यादा टैरिफ लगाते थे। तो यही डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज़ था, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं कि फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये अपना टॉपिक है कि इंडिपेंडेंस के पहले अपना इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस के पहले हमारा इकोनॉमी कैसा था, तो स्टेगनेंट इकोनॉमी था, मतलब कि जो उसका ग्रोथ था बहुत ही स्लो था, यानी उसमें कोई ग्रोथ नहीं था। जो इंडियन का इंडियन इकोनॉमी 15 अगस्त 1947 से पहले जो इकोनॉमी था उसका स्लो ग्रोथ था, ठीक है, वो बैकवर्ड इकोनॉमी था, मतलब कि जितने भी रिजर्व्स थे वो सब ख़त्म हो गए थे, सब चीज़ हमारे इंडिया की पीछे हो गई थी, सिर्फ किसकी वजह से, कॉलोनियल एक्सप्लोटेशंस की वजह से। एग्रीकल्चर भी बैकवर्ड में चला गया था, सारी फर्टिलिटी कम हो गई थी, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट था मशीनों में, मतलब कि ट्यूबवेल, हैंड पम्प, इन सब चीज़ में, ना ही फर्टिलाइज़र में, कोई भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं था, जिससे कि एग्रीकल्चर जो था वो एकदम बैकवर्ड होने लगा। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर था, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, ना ही कोई मशीनरी लगाना, ना ही कोई इंडस्ट्री सेट करना जिससे कि इंडिया आगे बढ़ सके। लेकिन ऐसा ब्रिटिशर्स द्वारा कोई भी अच्छा काम नहीं किया गया जिससे कि इंडिया आगे बढ़े। सिर्फ एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था वो था रेलवे, वो भी सिर्फ अपने मकसद के लिए उन्होंने रेलवे को डेवलप किया था, जिससे कि उनके गुड्स या फिर उनकी मिलिट्री पूरे इंडिया बढ़े, क्योंकि इंडिया एक बड़ा देश है, ठीक है ना, तो उसको कवर करने के लिए वो लोग ट्रेन को, मतलब रेलवे को आगे बढ़ाया, ठीक है ना। उसके बाद ये तीसरा टॉपिक है एग्रीकल्चर और ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये हम लोग पीछे देखे थे, लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, तो देखो, लो प्रोडक्टिविटी था, प्रोडक्शन कम था। क्यों कम था, क्योंकि पैसा नहीं था, कैश क्रॉप उगाए जाते थे, जिससे कि कैश क्रॉप से फर्टिलिटी जो होती थी वो कम हो जाती थी, उसके बाद प्रोडक्शन भी अपने आप कम हो जाता था। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब कि जो इंडियन इकोनॉमी का, जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर था वो मोस्टली डिपेंडेंट था किस पे, रेनफॉल पे डिपेंडेंट था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऐसे कुछ सचेस काम नहीं किए कि जिससे कि टाइम टू टाइम खेतों में पानी को डाला जाए जिससे कि उसका फर्टिलिटी बढ़े, क्यों, इसीलिए जो एग्रीकल्चर था वो पीछे होता चला गया। उसके बाद डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, डोमिनेंस मतलब कि जो मेन काम था, मतलब जो मेन प्रोडक्शन था वो सिर्फ सबसिस्टेंस फार्मिंग पे ध्यान दिया गया। उसके बाद जो खेत थे वो छोटे छोटे थे और फ्रेगमेंटेड, मतलब बिखरे हुए थे, इसलिए प्रोडक्शन कम होता था, मतलब कि छोटे छोटे खेत होंगे तो लोग कहाँ कहाँ अपने बीज को उगाएंगे, कैसे क्रॉप्स को उगाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद लैंड रिवेन्यू सिस्टम, जैसे कि ज़मींदारी सिस्टम, मालवारी सिस्टम, ये सब था
कि मतलब अपने लैंड का कुछ रेंट देना पड़ता था लैंडलॉर्ड्स को, इसलिए प्रोडक्टिविटी कम थी, ठीक है ना। उसके बाद जो ओनर्स और टीलर्स के बीच में जो गैप था वो भी एक तरह से ड्रॉबैक्स ही था एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। तो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर भी ख़त्म कर लिया है। इसके बाद आपका इंडस्ट्री सेक्टर भी हमने देखा, ये फिर भी मैं एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखा देता हूँ कि डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, ये दो मेन टॉपिक्स थे इंडस्ट्रियल सेक्टर के ड्रॉबैक्स में, मतलब कि कम होने में। तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी, मैंने पीछे आपको बताया। मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो था वो compete करता था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स आए तो नए पैटर्न्स ऑफ डिमांड भी होने लगे, जिससे कि इंडिया में मशीनरी नहीं थी कि उसको प्रोडक्शन किया जाए, जिससे कि मतलब इंडस्ट्री सेक्टर और भी नीचे होने लगा। उसके बाद रेलवे जब आया तो पूरे इंडिया में जो ब्रिटिशर्स के फिनिश गुड्स हैं वो रेलवे की मदद से ऑल ओवर द इंडिया उसको भिजवा देते थे, जिससे कि हर जगह कंपटीशन बढ़ जाता था। ये भी एक मेन प्रॉब्लम था इंडियन इंडस्ट्री में। उसके बाद अपना फॉरेन ट्रेड क्या था, देखो फॉरेन ट्रेड में कुछ ऐसा नहीं था, बस यही था कि हम लोग सिंपली प्राइमरी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते थे, इतना एक्सपोर्ट करते थे कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स का था वो सरप्लस में था, इंडिया एक्सपोर्ट में सरप्लस था, ठीक है ना। लेकिन जो ब्रिटेन था वो 50% कंट्रोल किया था इंडियन फॉरेन ट्रेड को, और रेस्ट जो था वो चाइना और पर्शिया में उसको वो किया था, जो बचा हुआ पार्ट था। उसके बाद एक्सपोर्ट सरप्लस था, देखो एक्सपोर्ट सरप्लस था, लेकिन ये किसको फ़ायदा देता था, बस ब्रिटिशर्स को फ़ायदा देता था, इंडिया का कोई ऐसा फ़ायदा नहीं था। उसके बाद डेमोग्राफिक प्रोफाइल, तो बर्थ रेट ज़्यादा था, डेथ रेट ज़्यादा था, ठीक है, और मेडिकल फैसिलिटी बहुत ही कम थी, इसी की वजह से ये दोनों चीज़ हाई थे। उसके बाद इन्फेंट मोटिलिटी रेट, मतलब कि एक साल से कम बच्चे की मृत्यु ज़्यादा थी, लगभग 218 पर 1000 डेथ होती थी छोटे बच्चों की, मतलब हर 1000 में 218 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। उसके बाद जो लाइफ एक्सेप्टेंसी रेट था वो बहुत ही कम था, ठीक है, लगभग 38 कुछ ऐसे ही था, ठीक है ना। उसके बाद लिटरेसी रेट भी बहुत कम था। तो ये थी डेमोग्राफिक प्रोफाइल, एक छोटा सा ये रिव्यू है, मतलब एक चैप्टर का। उसके बाद आप लोग बुक से खुद पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद ऑक्यूपेशनल में तो एग्रीकल्चर जो था प्रिंसिपल सोर्स था, लगभग 70 to 80% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे। इंडस्ट्री सेक्टर में जो हैंडीक्राफ्ट था वो मोस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मेन था, लेकिन इसको ब्रिटिशर्स ने इसको भी हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर में आया तो लोग एग्रीकल्चर में जाने लगे, और जब एग्रीकल्चर में जाने लगे तो वही अनएम्प्लॉयमेंट आने लगा और एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग बढ़ने लगे, ठीक है। उसके बाद जो अनबैलेंस ग्रोथ था, मतलब कि अनबैलेंस ग्रोथ इंडिया में था, जैसे कि जहाँ एग्रीकल्चर वाले ज़्यादा थे वहाँ पे लोग ज़्यादा मतलब एम्प्लॉयड हो गए, जहाँ कम एग्रीकल्चर वाला जगह था जैसे कि राजस्थान, यहाँ पे लोगों की जो थी वो बैलेंस कम हो गई, मतलब कि उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, उनको रोज़गार नहीं मिला, तो वो लोग बैकवर्ड होते चले गए, जिससे कि अनबैलेंस ग्रोथ था इंडिया में। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे इंट्रोडक्शन किया। रेलवे का इंट्रोडक्शन कब किया था बताइए, 1850 में। रेलवे का इंट्रोडक्शन कब किया था, 1850 में, और पहली रेलगाड़ी चली 1853 में मुंबई से थाने, ठीक है ना। उसके बाद ये जो रेलवे था वो मोस्ट जो उसको फ़ायदा ब्रिटिशर्स को मिलता था, जिससे कि वो इंडिया जैसे बड़े देश को कवर कर सके, क्योंकि रेलवे सस्ता होता है
और पोर्ट्स तक ले जाने में, रॉ मटेरियल को पहुंचाने में, फिनिश गुड्स को पहुंचाने में, साथ ही साथ जितने भी आइटम्स होते थे उसको कम पैसे में पहुंचाते थे रेलवे के हेल्प से। ठीक है, पोर्ट्स बनाए, पोर्ट्स मतलब क्या, बंदरगाह बनाए जो कि रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता था। मेनली उस समय मुंबई और कोलकाता जो मेन पोर्ट्स थे उस समय, तो क्या करते थे, ये रॉ मटेरियल पहुंचाते थे और साथ ही साथ पोर्ट से ही एक्सपोर्ट भी कर देते थे। उसके बाद ऑल ओवर द इंडिया रेलवे से एक्सपोर्ट और रॉ मटेरियल को पहुंचवा देते थे। उसके बाद टेलीग्राफ आई, पोर्ट्स आए टू इनहेंस एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, मतलब कि इंडिया जैसे बड़े कंट्री में वो कैसे कंट्रोल करते अपने इतने बड़े ब्रिटिशर्स जो थे, तो वो टेलीग्राफ भी खुद के यूज़ के लिए उन्होंने बनाया, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो सके, एफिशिएंसी हो सके। ठीक है, उसके बाद रूट्स बनाए जिससे कि रॉ मटेरियल पोर्ट्स तक पहुंचाया जाए, रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जाए। लेकिन उस समय, उसके बाद स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के पहले इंडियन इकोनॉमी कैसा था, तो इंडिपेंडेंट था, सेल्फ रिलायंट, मतलब कि अपने में एकदम पूर्णता थी, मतलब इंडिया एकदम सोने की चिड़िया थी। ठीक है, हम लोग के देश का नाम पहले क्या था, सोने की चिड़िया। उसके बाद प्रपोजर्स इकोनॉमी, मतलब कि बढ़ती हुई इकोनॉमिक थी। ठीक है, लेकिन जो आने के बाद उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रॉय किया, इंडिया को इतना डिस्ट्रॉय किया कि इंडिया एकदम पीछे चला गया। उस समय जो मेन सोर्स था एग्रीकल्चर था, मैन्युफैक्चरिंग में हैंडीक्राफ्ट जैसे कि कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन। उसके बाद मसलिन और ढाका जो था वो बंगाल, अभी इस समय वो बंगाल में मतलब बांग्लादेश में चला गया है। उस समय की जो मलमल शाही कपड़ा होता था वो बहुत ही प्रचलित था, मतलब कि बहुत ही, जैसे कि इस समय जारा, H&M ये सब है ना, उस समय इंडिया का जो मसलिन और ढाका क्लॉथ था वो बहुत ही फेमस क्लॉथ था। ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड नेचर ऑफ ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्ट, मतलब इम्पोर्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स, जिससे कि कंपटीशन मिलता था इंडस्ट्री सेक्टर को। उसके बाद इंडिया जो था वो बिग मार्केट इकोनॉमी था, जिससे कि जो फिनिश गुड्स का कंजम्पशन था वो बहुत ही ज़्यादा था। कुछ इकोनॉमिस्ट थे जो कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम का एस्टिमेशन किए थे, तो उस समय पर कैपिटा इनकम जो था वो 0.5 था और नेशनल इनकम कितना था, मतलब कि जीडीपी 2% था। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर VKRV राव का एस्टिमेशन बहुत ही ज़्यादा एस्टिमेशन कुछ सही हुआ था। ठीक है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, देख लो आप लोग। तो इसका नोट्स मैं आप लोग को एक बार और दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से, जिससे कि आप लोग खुद का भी नोट्स बना लो, देख लो। एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन आप लोग बुक्स ज़रूर से ज़रूर पढ़ना। ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक आप लोग का चैप्टर नहीं कंप्लीट हो पाएगा और ना ही आपको समझ में आ पाएगा। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है, अगर आप लोग एक बार 2 बार पढ़ते हो तो आपका बोर्ड तक का प्रिपरेशन, मतलब इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग को खुद ही ये सारा चैप्टर अपने आप आ जाएगा। बस आप लोग NCERT या फिर कोई भी बुक हो उससे एक बार ज़रूर इसको पढ़ लो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लाने वाला हूँ रेगुलरली, तो आप लोग देख लो। तो वीडियो को पॉज कर करके आप लोग नोट्स बना लेना। ठीक है, कमेंट भी कर देना कैसा लगा वीडियो। ये नेशनल इनकम था 2% और ये पर कैपिटा इनकम था। ठीक है, थैंक यू।